उमा शर्मा की कहानी पुत्री का प्रेमी। इशिका के कमरे के दरवाजे से हौले से निकलकर वो हमारे पास ड्राइंग रूम के सोफे के दूसरे कोने पर अभी आकर बैठा है। हम दोनों टकटकी लगाकर कौतूहल से उसकी तरफ देख रहे हैं। सोफे पर पड़ते ही उसने आंखें मूंद ली हैं, गर्दन सोफे की सीट के पीछे की तरफ लुढ़का ली है। उसका चेहरा अजीब तरह से बेरौनक और उजड़ा लग रहा है। किसी ध्यान अवस्था में बंद उसकी आंखें सांसों के तेज तेज चलने से हिलडुल सी रही हैं। उसके भीतर जरूर कोई घमासान मचा होगा, जो सुना है उम्मीद नहीं, आखिरी उम्मीद टूटने पर होता है। कभी बीच में वो उच्छ्वास लेता है, पता नहीं क्या, कुछ बरामद करने की कोशिश में। कुछ देर बाद मैंने उठकर उनके पास जाने की कोशिश की तो शिल्पा ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। कमरे के वातावरण में एक अजीब सन्नाटा पसर आया है, जो हर पल और मनहूस होता जा रहा है। इसी दरमियान इशिका ने अपने कमरे की सिटकने लगा ली होगी, क्योंकि सन्नाटे की निस्तबद्धता में एक ररकती टिच की आवाज ने खलल डाला है। उसके कमरे से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। 1.5 साल से ये दोनों यानी इशिका और राघव संबंध में रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 दिनों में पता नहीं क्या हो गया कि ये लोग कुछ बताते भी तो नहीं हैं। राघव, शिल्पा ने कुछ पलों बाद हल्के से इरादतन उसका नाम उचारा है। उसने सुन लिया है, फिर भी आंखें बंद ही रखी हैं। हल्की दाढ़ी की थोड़ी ओट के बावजूद चेहरे पर कुछ लकीरों ने झिलमिल हरकत की है। क्या हुआ बेटा? शिल्पा ने अपने चिंतातुर स्वर को इस बार वहीं बैठे जरा कसा भी है। इस बार राघव ने हल्के से रिएक्ट किया है, हालांकि बेआवाज निर्जीव देह को टहोका सा देकर कमर सीधी की है। आंखें भी खोली हैं, दोनों हथेलियों से उन्हें बेतरतीब मला है, एक उड़ती सी जमाई ली है। आंटी, आई ट्राइड बट फेल्ड, सो एडमेंट गॉड। कहते हुए उसकी आवाज रुआंसे में दरक गई है। बेटा, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। हम तो बल्कि सोच रहे थे कि अभी ये अचानक, और ऐसा क्या हो गया? चिंता जताते हुए मैंने उसे दिलासा देने की चेष्टा की है। वो उसी तरह खामोश पड़ा है, शांत और खामोश, खामोश से अधिक निचुड़ा और जर्जर। उसकी आंखें सामने नहीं, कहीं भीतर देख रही हैं, थिर और डबडबाई, हार और हैरानी से बेढब, पस्त और मृत प्राय। 2 रोज पहले शाम को घर लौटते ही इशिका ने सीधे हमारे कमरे में आकर, जब हम दोनों किसी आपसी हस्बे मामूल मसले पर फिजूल सी जिरा कर रहे थे, अपने 2 टूक निर्णय की सूचना दी थी। पापा, इट्स ओवर। क्या मतलब? मैं अकबकाते हुए चौंका। उसे विषय बताना भी गैर जरूरी लगा। शिल्पा फुर्ती से उठकर उसके पास गई और परवाह से सहलाकर पूछने लगी, ईशु बच्चे, क्या हुआ? मामा प्लीज डोंट आस्क, इट्स ओवर एंड फॉर गुड। आवाज के तेवर में निर्णय की सख्ती गर्म रेत सी झर रही है। कहकर उसने हमारे कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजे की सिटकने लगा ली। मैंने उठकर दरवाजे पर अयाचित दस्तक दी और मनुहार से खैर खबर लेनी चाहिए तो भीतर से जवाबन उसकी सख्त चीख मुझ तक छन कर आई, पापा कैन यू प्लीज लेट मी बी। और शाम वो खाना खाने भी बाहर नहीं निकली। जवान लड़की देर तक अपना कमरा लॉक किए रखे, बात का जवाब न दे तो डर लगता है, और ये आए दिन लगता है। आजकल कितने केस हो रहे हैं जरा जरा सी बातों पर। फिजिशियन से ज्यादा काउंसलर जरूरी हो गए हैं। अब उनके भी प्रकार हो गए हैं, बिजनेस, स्टडीज, रिलेशनशिप्स या पता नहीं और क्या क्या। पता नहीं ये पीढ़ी हमसे या खुद से चाहती क्या है। 1.5 साल पहले ये दोनों मिले थे। इशिका का रात को घर आना और देरी से होने लगा। वो फैशन डिजाइनर है, क्लाइंट मुताबिक चलना पड़ता है। देर रात पार्टियां, शोज होते रहते हैं। लेकिन जब ये आए दिन और कुछ ज्यादा होने लगा तो मुझे पूछना पड़ा। ठीक है कि मेन डोर की चाबी उसके पास भी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घोड़े बेचकर सो जाएं।
मैं तो सो भी जाता हूँ, मगर शिल्पा की नींद तो उड़ी ही रहती है। राघव का घर आना पहले टोली के दूसरे नए पुराने मित्रों के साथ हुआ। वो हम दोनों को ही बड़ा प्यारा सा लगा। ठीक सी कद काठी और बोल चाल में विनम्र। वही था जो हाय अंकल हाय आंटी के बजाय हमें अदब से नमस्ते करता था। कुछ नियमित आवाजाही के बाद उसने अपने काम के बारे में भी बताया। रिमिक्स मटेरियल, जिसे उसके दायरे में RMM कहते हैं, की ट्रेडिंग का मुंबई और दूसरे तमाम शहरों में लगातार हाई राइजेस आ रही हैं। वो ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती हैं, उनके बनने में टेक्नोलॉजी का बड़ा सपोर्ट रहता है। बाहर से देखने में लोगों को क्रेन्स, बुलडोज़र, लोडर, कंक्रीट मिक्सर और फोर्क लिफ्ट ही नज़र आते होंगे, यदि आते होंगे, लेकिन इतनी ऊंची और महंगी इमारतों का पुख्ता होना भी ज़रूरी है जो पुराने ढंग से नहीं हो सकता है। उसके लिए रीमिक्स मटेरियल चाहिए जो इतनी बड़ी बिल्डिंग को मजबूती दे, उसे नमी गर्मी के लपेटे से बचाए। ऐसे केमिकल्स तैयार करने के लिए लगातार रिसर्च होती है। इस मामले में जर्मनी और इजराइल बहुत आगे हैं। उनके साथ मिलकर हमारे यहाँ की कंपनियां सहयोग करती हैं। संसाधन इनके, टेक्नोलॉजी और नो हाउ उनकी। वो अपने व्यवसाय की पता नहीं किस किस पगडंडी पर मुझे शौक से ले जाता दिखा। मैं तो किसी काम से उठ खड़ा हुआ, मगर उसकी बातें और वो बड़े जेन्युइन और ज़मीनी लगी। फिर भी इशिका के पिछले संबंधों की छाया में मुझे अपना मुंह बंद रखना ही ठीक लगा। माता पिता के फर्ज और गहराती चिंता के चलते आप कुछ पहल करने लगे तो इन दिनों उसके उल्टे होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या पारिवारिक सत्ता समीकरण का टाइटैनिक किसी सुदूर विपरीत छोर से जा टकराया है? मगर इस दफ़ा बात उसी ने चला दी, अपनी माँ के हवाले से। मम्मा, आपको राघव कैसा लगता है? मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, तुम्हारा फ्रेंड है। अरे आप उसे मिलती तो है ना बेटा? मैं उसे कितनी देर मिलती हूँ। जब कभी वो घर आता है आप लोग स्विगी या यहाँ वहाँ से ऑर्डर करा लेते हो और बालकनी में जाकर तो बैठ जाते हो। मैं इतनी देर में उसे कितना जान या पहचान लूँगी। फिर भी मम्मा, एक आइडिया तो लग ही जाता है ना। आइडिया गलत भी तो हो सकता है बेटा। शिल्पा जानती है कि इशू अपनी राय को हमसे, फिलहाल अपनी माँ से अनुमोदित स्वीकारे देखना चाहती है। कितना क्यूट है ना राघव? हाँ है तो। आपने उसकी आईलैशेस देखी? थोड़ी बहुत। कितनी चार्मिंग है ना, करली करली। लेकिन इंसान होना ज़्यादा मायने रखता है। इंसान का तो मैं आपको क्या बताऊं, ही इज़ सो कूल, सो डिफरेंट। लेकिन तुम्हें प्यार करता है बहुत। और तुम? ऑफ कोर्स ममा, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। पापा से भी पूछ लेना। पापा तो मना करने वाले हैं नहीं, उन्हें तो वो अच्छा लगता है। दोनों खूब बातें करते हैं। अपने बिजनेस का मुझसे ज़्यादा उसने पापा को बता रखा होगा। तुमने पूछा था? सीधे नहीं, लेकिन बातों बातों में। लेकिन मेरी या पापा की राय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी अपनी राय है। मम्मा, मुझे वो अच्छा लगता है, केयरिंग है, मगर क्या, डर लगता है। किस बात का? ज़्यादातर लड़के झूठ बोलते हैं, प्रिटेंड बहुत करते हैं। आई मीन वो तो आजकल सब करते हैं बेबी। गर्ल्स क्या कम होंगी? तुम्हारी इतनी फ्रेंड्स हैं, ज़्यादातर क्या हैं? तुम ही तो बताती हो, पूरा सोशल मीडिया आजकल इसका धंधा करता है। मम्मा प्लीज़, जो पूछा है उसे बताओ ना। डोंट डाइग्रेस और स्प्रेड द नेट। आप हमेशा यही करती हो। टेक योर कॉल। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। एज सच ही सीम्ड अ गुड पर्सन। इशू चुप हो गई और कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली गई। कोई आधे घंटे बाद जब एक बड़े गुलदस्ते के साथ राघव ने घर पर दस्तक दी तो हम समझ गए कि इशू ने क्या तय किया है। इशिका 31 की हो चुकी है। इन दिनों लोग कहते हैं कि 30 इज़ न्यू 25। पिछले 9-10 बरसों से वो किसी न किसी संबंध में रहती आई है। कुछ तो कब आए कब गायब हो गए याद करना मुश्किल है, लेकिन 3 ऐसे भी रहे जो कई बरस चले। शुरू में मुझे उनका घर आना जाना और देर तक एक दूसरे के साथ उलझे रहना अच्छा नहीं लगता था। वो मेरे बर्ताव में भी झलकता था। फिर जब इशू की सहेलियों की बातें सुनने को आती तो मेरा भी मन बदलने लगा। शिल्पा तक ने मुझे बताया कि बड़े क्या दूसरे शहरों में भी लड़के लड़कियों का इस तरह मिलना जुलना अब ज़माने के चलन में आ गया है। इस तरह मिलने जुलने से ही तो वो एक दूसरे को समझेंगे।
आगे चलकर पछताने से तो अच्छा है ना कि जितना हो सके पहले से एक दूसरे को जान समझ लें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन संबंधों का एक अर्धचंद्राकार ग्राफ होता है। पहले चीज़ें खूब हरी भरी और चहकती चलती हैं, एक खुमारी की तरह दिन रात साथ रहना, खाना पीना, गिफ्ट्स, लैपटॉप पर शोज देखना, ट्रैवल, पार्टीज, सोशल मीडिया पर अपलोड्स और पता नहीं क्या क्या। फिर चीज़ें ढलने लगती हैं जैसे उनकी मियाद हो गई हो, और ऐसे ढलती हैं कि सीधे शून्य पर नहीं, शून्य से भी नीचे जाकर, क्योंकि फिर एक लंबा और ज़िद्दी पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा आवारा ढिशुम ढिशुम मचाता है। बात बेबात झगड़े, ब्लास्ट से पहले टेम्पररी पैचअप, कॉल, ब्लॉकिंग, मीडिया क्लिनजिंग, काउंसलिंग। सब्र तो किसी को होता नहीं है। इनकी सारी आधुनिकता यहीं आकर सिमट जाती है। मुझे दुख इस बात का है कि ढलान की प्रक्रिया में हम माँ बाप कहीं नहीं आते। वैसे ढलान क्या, कहीं भी नहीं आते। इससे और डर लगता है क्योंकि सारे क्लेश, कलुषता और दर्द को वे शमशानी चुप्पी में बंद कमरे के भीतर सहते हैं। राघव का मामला अलग था। वो जब भी घर आता अक्सर हमसे भी तमाम तरह की बातें कर लेता। हमारे पसंदीदा खाने, घूमने फिरने के ठिकाने और उन ठिकानों की खासियतें, देशी विदेशी फिल्में, किताबों का शौक ना उसे था ना हमें। वो केवल इशू को है, सो वो अपने हिसाब से किताबें गिफ्ट करता, जिस पर इशिका उस पर कभी तंज कसती कि किताबें कपड़े गहने नहीं होती हैं कि जो रंग आकार ठीक लगे तो खरीद लो, दे दो। उन्हें पढ़े जाने की एक निजता, एक सतत अंतर्निहित तलाश और प्यास होती है, एक पुकार या सिलसिले से बंधी, एक परत के साथ दूसरी खुलती और जोड़ती। किताबें ट्रेंड की जाने वाली शय नहीं होती हैं डियर। अंकल, आपको पता है गाय कितने तरह की आवाज़ें करती है? कॉलेज के दिनों के एक स्टडी टूर की बात करते हुए उसने खाने की मेज़ पर शिल्पा की बनाई अपनी मनपसंद स्ट्रॉबेरी स्मूदी को पीते हुए बातों ही बातों में पूछा। हम दोनों ने मुंह बिचका दिए। उसने इसरार में अंदाज़ा लगाने की छूट दी तो शिल्पा ने 8 कहा, तो उसने खुलासे में कहा 55। हम ज़ाहिरन हैरत में पड़ गए। फिर उसने कुत्तों की आवाज़ के बारे में अंदाज़ा लगाने को कहा। हम चुप रहे तो उसने उत्तर में बताया 150। उसने कबूल किया कि ये प्रामाणिक या गूगल आधारित जानकारी नहीं है। उसे ये अपने एक अध्यापक से मिली जिन्हें जीव जंतुओं के जीवन की अनूठी बातों में बहुत रुचि थी। फुर्सत मिलने पर भरी कक्षा में वे छात्रों के बीच ऐसे रोचक प्रसंग जब तब साझा किया करते थे। उन्हीं के साथ कुछ विद्यार्थियों ने असम के एक गांव को गर्मियों के एक प्रोजेक्ट के लिए चुना था। वहां जाकर यही लगा कि अपना देश कितना विशाल, अद्भुत और विचित्र है। लोग, धरती, जंगल, हवा, पानी, सब कितनी विविधता और सुंदरता लिए हुए हैं। पूरब से पश्चिम इतना कुछ अलग होने के बाद भी सब कितना अपना सा। वहां आसपास जंगलात थे, मगर वो सब वन विभाग की निगरानी में नहीं था। वजह कुछ भी रही हो, गांव के पास में खूब जंगल फैला था जिसमें हाथियों की खूब तादाद थी। गांव के लोग हाथियों से परेशान थे क्योंकि हाथियों का झुंड जब तब उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर डालता। वे फितरतन आधा खाते आधा रौंदते। पुलिस को शिकायत की तो पुलिस वाले सुनकर हंसते। कायदे कानून सभ्यों के लिए हैं, जो जंगली है उसके लिए नहीं है। इससे बचाव के लिए गांव वालों ने अपना ही रास्ता निकाला, घात लगाने का। जंगल के जिस ओर से हाथी खेतों की तरफ आते वहीं उन्होंने 1-2 बड़े गड्ढे खोद दिए और उन्हें बांस के सहारे घास से यूं ढक दिया कि किसी को या कम से कम हाथियों को ये न लगे कि नीचे गड्ढा खोद रखा है। 2 रोज पहले ऐसे ही एक गड्ढे में एक जबरिया हाथी गिर पड़ा था। मैं ये बात आपको हाथियों की आवाज़ों से प्रकार की बाबत बता रहा हूँ। हमारे टीचर जी के मुताबिक हाथी मोटा मोटी 20-22 तरह की आवाज़ें करते हैं। गड्ढे में गिरा फंसा हाथी जिस तरह दिन भर तरह तरह से चिंघाड़ता था, वे सब आवाज़ें उन संभव 20-22 में आती थीं। कहते हैं बिना खाए या पिए हाथी 1 सप्ताह जिंदा रह सकता है, लेकिन वो हाथी 5वें दिन ही मर गया, हमारे सामने ही, क्योंकि हम लोग 1 सप्ताह से वहीं थे। जिस दिन वो मरा उसकी आवाज़ हमने तो क्या, हमारे टीचर, जैसा उन्होंने बताया, ने भी नहीं सुनी थी।
हताशा, बेबसी और भूख की घुली मिली तड़प से पिघलता रिश्ता, ऐसा करुण रुदन जो धीमे धीमे मंद होती कराहट में भी आत्मा को चीरता जाता था, जिस्म के पोर पोर से रुंध कर बाहर आने से पहले, जो पहले उसकी छाती और कंठ में लिथड़ता था और फिर कानों के रास्ते हमारे दिलो दिमाग में। मृत्यु का पूर्व राग जैसा पता नहीं कुछ होता है या नहीं, लेकिन उस विलंबित टेर में उसकी आसन्न उपस्थिति और मुक्त करने की कुव्वत पल छिन महसूस की जा सकती थी। हम तो प्रोजेक्ट पूरा करके वहां से लौट आए। गांव वालों ने पता नहीं बाद में उसका क्या किया, कैसे किया, पता नहीं। खाने की मेज पर बैठे ऐसे बेतकल्लुफ बातें अक्सर होती रहती थीं। हाउ इंटरेस्टिंग एंड टचिंग। इशिका ने आधी कहानी सुनकर ही अपनी राय पेश कर डाली। एक जीव की मृत्यु जिस लड़के के जहन पर इस तरह अंकित हो, वो कुछ भी हो, बुरा नहीं हो सकता है। उस दिन राघव के जाने के बाद शिल्पा ने मुझसे उसका अपना आकलन पेश किया। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का लाइफस्टाइल तुम्हारी लाडली मेंटेन करती है, क्या वो उसे अफोर्ड कर लेगा? मैंने आशंका जताई। अपने पेशे में ठीक ठाक आगे बढ़ते रहने के बावजूद बात चलने पर कभी इशू ने फरमाया था कि आई वुड लाइक माई मैन टू टेक केयर ऑफ मी, टू पैम्पर मी। तुम दिन रात पैसा पैसा करते रहते हो, इसलिए सबको उसी नज़र से देखते तोलते हो। व्यक्ति का अच्छा इंसान होना ज़रूरी नहीं है। क्या पैसा कमाने के अलावा आदमी और कुछ नहीं होता? तुम जो पैसा कमाने में लगे रहते हो, स्टोर के अलावा स्टॉक्स में लगाने के साथ और दूसरे इन्वेस्टमेंट करते रहे हो, उससे ऐसा क्या कर लिया या बन गए? जो थे वही हो या कुछ और हो गए? ठीक है, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन ये क्या बात हुई कि उसके सिवाय दूसरे में कुछ दिखे ही नहीं? मैंने ज़रा सा कुछ क्या कह दिया कि मेम साहब ने मेरा सर्वस्व ही घेर दिया। मुझे मालूम था इस मामले में जिरा मेरे खिलाफ ही तय होती है। इशिका की चिंता आड़ ही रही होगी। अरे बाबा, ये मेरी नहीं, इशू की भी तो सोच है। राघव चाहे नहीं हो, लेकिन अभी तक इसी के आसपास तो बात बिगड़ती रही है कि नहीं? मेरा क्या है, वो जो मर्जी करे। जिसे साथ जिंदगी निभानी है उसकी बात मायने रखती है। तुम और तुम्हारे जैसे तमाम लोग कितनी आसानी से अपनी सोच की संकीर्णता को अपने बच्चों की खुशी और भविष्य की आड़ से ओढ़ा देते हो। तुम काम करते हो, बाहर 10 तरह के लोगों से रोज मिलते हो, फिर भी है ना अजीब बात कि वैसे के वैसे ही बने हुए हो। वो मानो पूरा चिट्ठा खोलने के मूड में है। मैं झेप कर बात बदलता हूँ। यार, ये समय मेरे तुम्हारे ख्यालों के सही या गलत होने का नहीं है। 3 दिन से देख रहा हूँ इशू गुमसुम और उदास रहती है, कुछ कह बोल नहीं रही है। उधर राघव के मेरे पास कितने मिस्ड कॉल पड़े हैं। लंबे लंबे मैसेज अलग करता है, परेशान है, रिरियाता है, पता नहीं क्या चाहता है। मुझे लगता है कि वो सही बच्चा है, उसका ख्याल रखेगा। तुमने उससे क्या कहा? राघव के जिक्र से उसका मिजाज एकाएक बदला। मेरे कहने से क्या हो जाएगा, जब तुम्हारी लाडली ही हाथ नहीं रखने दे रही है? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया कि किस बात पर बिगड़ी है? एक नैराश्य मेरे तालू से चिपकता चला आ रहा है। नहीं, मुझे भी नहीं। उम्र के साथ इसमें एक अजीब जिद्दीपन आता जा रहा है। अपने मामलों में सीक्रेटिव होने लगी है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कहती है ये उसका निजी फैसला है और हमें इतना स्पेस तो उसे देना होगा, वरना वो मूव आउट कर जाएगी। मध्यवर्गीय परिवार के अंदर ये निजी स्पेस एक नई बला आ गई है। प्रोफेशनली ये जनरेशन जितना नए से नया और अच्छा कर रही है, निजी स्तर पर उतनी ही वल्नरेबल और दिशाहीन है। खैर, कल मिलने को हाँ कह दी है, बाहर ही कहीं। अंकल, जब मैं स्कूल में था 8वीं क्लास में, तभी मुझे लगने लगा और बतला भी दिया गया कि मैं दूसरों के मुकाबले ही नहीं, अपने आप में एक चैलेंज हूँ। लेकिन उससे क्या, हमारे यार दोस्तों की पूरी टोली ही ऐसी थी। घर पर भी कोई माहौल नहीं था कि कुछ कर दिखाना है, आगे बढ़ना है। और होता भी क्यों, जब हम सबको अपने बाप दादाओं के जमे जमाए धंधे, हम मारवाड़ी लोग जिसे गादी कहते हैं, पर बैठना था। हम लोग स्कूल यूं ही मतलब घूमने फिरने की तरह जाते थे। जब गए गए, जब नहीं गए नहीं गए। वहाँ जाते थे क्योंकि छोटे थे, धंधे पर बैठने के लायक नहीं थे। इम्तिहानों के टाइम पर थोड़ी टेंशन रहती थी, लेकिन खींच खांच कर पास हो जाते थे। स्कूल ही अपना रिजल्ट ठीक रखने के लिए लिबरल रहता होगा।
कभी सप्ली आई तो खींच खांच कर निकाल देते। ऐसे ही ग्रेजुएशन हो गया। उन्हीं दिनों मेरे भीतर कुछ हार्मोनल गड़बड़ियां हुई। दिन भर घर में पड़ा रहता। खेलना कूदना तो खैर पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो आलस से घेरे रहता। ये कोई 4-1 साल चला। इस पीरियड में मेरा वजन 20 किलो बढ़ गया होगा। छाती भारी रहती। घर वालों को फिर भी नहीं लगा कि डॉक्टर को दिखाएं। मुझे ही बाहर निकलने में शर्म आती। पहले जितने दोस्त थे अब आधे रह गए। जिंदगी अपनी तरह से सबक सिखाने लगी, लेकिन मैं सदा का फिसड्डी। कब कुछ सीखने वाला था? सीखने की पड़ी ही नहीं थी। मेरी बहन भी ज्यादा नहीं पढ़ी थी। उसे छोटे बच्चों को पढ़ाने का शौक था। वो उनके लिए सोसाइटी में घर से ही एक लाइब्रेरी चलाती थी। शादी के बाद बिजनेसमैन जीजा जी ने उसे बंद कर दिया। उसने लाइब्रेरी बंद कर दी और कोई अफसोस भी नहीं। मैं आपको अपनी कहानी बहुत छोटी करके ही बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मुझे बेहतर समझेंगे, बल्कि इसलिए कि आप तसल्ली से सुनते हैं। मुंबई में कोई किसी को सुनता कहाँ है। सारे पेरेंट्स की तरह मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि काम धंधे के अलावा भी जीवन होता है, और ना ही मैं सोच पाया। माहौल ही ऐसा रहा। इसकी मार मुझे तब बेतरह पड़ी जब पापा को भरी दोपहरी दिल का दौरा पड़ा। वे बच तो गए, लेकिन कुछ करने लायक नहीं रह गए थे। मेरे दादा भी उसी दुकान पर बैठते थे। उन्हें भी दिल का दौरा पड़ा था। मम्मी ने उन्हें भी देखा था। वो तो बच भी नहीं पाए। और उन्होंने क्या किया? पुरानी चौल से निकलकर पहले बड़ी चौल और फिर एक फ्लैट, यानी सिर पर एक छत के लिए पूरा, बल्कि 2 पूरे जीवन। इसलिए मम्मी ने साफ कह दिया कि मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं, शेयर बाजार की उस खानदानी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं क्या करने लायक था? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ करने लायक होने के ख्याल ने कभी तंग ही नहीं किया। जब मजबूरी हुई तो दिन में तारे दिखने लगे। मैंने इतनी तरह के फुटकर काम किए हैं कि बताने में शर्म लगती है। कभी किसी एजेंसी की ग्राहक सर्वे टीम के लिए डेटा इकट्ठा करने का काम किया, तो कभी सीधे सेल्समैनी। साउथ मुंबई में घर होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ सबकी चांदी होती है। हमारे कितने अड़ोसी पड़ोसी वालकेश्वर का घर बेच बाच कर मलाड बोरीवली चले गए। मैंने तो चाइनीज माल भी बेचा है। बाद में मैं एक बिल्डर के यहाँ जा चिपका, सेल्समैन की तरह। लेकिन बाप रे, मुंबई में प्रॉपर्टी बेचना कितना मुश्किल है। लोग इंक्वायरी 100 करेंगे और कमिटमेंट 0। 8 महीने के बाद निकाल दिया गया। इस लाइन के गोरख धंधों की भी खबर लगी, लेकिन वहीं से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रीमिक्स मटेरियल की खरीद बेच का जरिया निकला, जो मुझे अपने लिए ठीक लगता है। बहुत ग्रोथ की गुंजाइश नहीं, लेकिन शेयर बाजार की तरह पटखनी खाने की भी गुंजाइश नहीं है। आपसे क्या कहूँ अंकल, इशिका जब से मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ बदल गई। इसलिए भी कि उसने मुझे अपनी लाइफ के बारे में चेताया है, सीधे भी और अपने काम के जरिए। उसी ने दिखाया कि हमारे भीतर कहीं कुछ अपना और ख़ास होता है, हमेशा औरों से अलग। अपने आप तो वो कम ही निकलता है, लेकिन उसकी एक नर्म बेआवाज़ आहट होती है। हमें उसे सुनने की ज़रूरत होती है, और उसका जीवन इसकी मिसाल है। कौन लड़की होगी जो MBA करने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का रास्ता पकड़े, और वो भी पूरे अपने दम पर। जो उसने किया, यही तो एक बात मुझे जानदार, इंस्पायरिंग लगी। फैशन डिज़ाइनिंग को अभी तक मैं बहुत फालतू मानता था, अब नहीं, क्योंकि जान गया हूँ कि इसका एसेंस क्या है। यह हमारे सामान्य में क्या जोड़ती है और उसे ख़ास बना देती है। मैं अब तक खुद को भूले भुलाए बैठा था। इशिका ने मुझे नींद से जगाया है। आई सिंपली अडोर हर। रेस्तरां में अपनी एक डिश खाने के बाद वो अपने अतीत, संघर्ष और मानस का पता नहीं क्या क्या बतलाने निकल पड़ा था। क्या हम इसके लिए मिल रहे थे? मुझे मुद्दे की बात समझने की ललक थी, जिसकी वजह से इशिका ने एक तरफा ढंग से उसे निकाल फेंका था, और एक वो था जो पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ घुमाए जा रहा था। मेरा वो कौन था? कोई नहीं। जो था इशिका का या उसकी वजह से था। जब इशिका ही उससे कुछ वास्ता नहीं रखना चाहती है, तो हम आप तस्वीर से बाहर हुए ना। क्या वाकई ऐसा था? जब वो अपनी पारिवारिक स्थितियां और सीमाएं बता रहा था, क्या मैं अपने उन दिनों में घूमने नहीं निकल पड़ा था जब शिल्पा के जीवन में आने के बहुत पहले, B Pharma करने के बाद
धारावी में तब खोली अपनी केमिस्ट शॉप के बारे में अपने संभावित रिश्ते वालों को विनम्र होकर बताया करता था, जिसे एक आध को छोड़ सभी हिकारत या बेगाने ढंग से सुनते थे। उनका कोर सवाल यही हुआ करता था, महीने की आवक कितनी हो जाती है, दुकान परचून की हो या दवाइयों की। उनके लिए एक ही बात होती, सुनकर मुझे मतली आती। लड़की के लिए पति ढूंढने चले हैं या एटीएम मशीन। एक ने तो ये भी जानकारी दी कि उस इलाके में तो बीमारियों से ज़्यादा दंगे होते हैं। मैं कहने को होता कि साहब उसमें तो बिक्री और बढ़ती है। मेरे पिता की नौकरी छूट चुकी थी जब शिल्पा के पिता ने वो सब नहीं पूछा कहा जो किसी कांटे की नोक सा जब तब उसे चुभता रहा था। तो बिना मिले देखे शिल्पा के प्रति एक आकर्षण और सम्मान पनपने लगा था। या फिर बी फार्मा करना ही कौन सी मेरी या घर वालों की पसंद थी। मेरे औसत या उससे भी कम होने के कारण जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन बंद हो गई तभी तो ये भागते भूत की लंगोट पकड़ी थी। उनकी बात तब मुझे ख़राब लगी थी, लेकिन बात अपनी जगह सही है कि परचून और केमिस्ट की दुकान में धंधे के लिहाज से कोई फ़र्क थोड़े है। ये लड़की इतनी चुप्पा ढंग से पेश नहीं आती तो कितना अच्छा रहता। यही कुछ मुंह खोल दे तो मैं कुछ कर सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अपनी राम कहानी सुनाने के लिए मिलने आया है या हमारे ज़रिए इशिका से अपनी पैरवी करने, कोई भूल सुधार करने का वादा करने। पैरवी या भूल सुधार करने कराने जैसी बात उसके आसपास फटकती भी नहीं लग रही थी। क्या 2 दिनों में उसने खुद से नए हालात से समझौता कर लिया? यही है इस पीढ़ी का भावनात्मक जुड़ाव कि 1.5 बरस की अंतरंगता, मेल जोल और सार्वजनिक रूप से संग साथ घूमने फिरने के बाद किसी एक बात पर एक ने डम किया तो दूसरे ने उसे लपक कर स्वीकार कर लिया। एक क्लिक में सारे आपसी मैसेज और कॉल हिस्ट्री सफा चट। स्मृति पालने समेटने का झंझट कौन पाले? मूव ऑन का जुमला तो पाला ही होता है। मैं अपनी बुनियादी कश्मकश में हिलोरे खाए जा रहा था कि मेरे मोबाइल पर इशिका का मैसेज फ्लैश हुआ। अशालीन होते हुए मैं उसे पढ़ने को आतुर हुआ। समय और संबंधों की निरंतर अस्थिरता झेलती जवान बच्ची का फ़ोन या संदेश अक्सर एक धक्का लिए रहता है। मुझे मम्मा से पता चला कि आप आज उससे मिलने वाले हैं। प्लीज़ डोंट एंटरटेन, प्लीज़। छोटे से संदेश को पढ़ते हुए मैं शायद बार बार और देर तक उसके मानी के साथ उसका आगा पीछा सोचने लगा होऊंगा, क्योंकि उसके बाद जब मैंने सामने राघव की तरफ नज़र उठाई तो उसकी उन करली पलकों के नीचे एक स्पष्ट जलाशय उतरता लग रहा था, एक झपक के साथ बूंदाकार होने को तत्पर। इशू का नाम उसने मेज़ पर रखे मोबाइल पर मैसेज फ्लैश होते ही देख लिया था। मैसेज पढ़ने में एकाग्र होने के बाद शायद मेरे हाव भाव भी। थैंक यू अंकल, विल टेक योर लीव। अपने को किसी तरह समेटते हुए उसने कुछ शब्द मेरी तरफ सरकाए। कहने से ज़्यादा मानो उठकर जाने की जल्दी सिर पर सवार थी। मुड़ने के 4 या 5 कदम बाद उसके सीधे हाथ की हथेली को मैंने चेहरे की तरफ जाकर कुछ पोंछने के अंदाज में घूमते देखा। कुछ देर वहीं रिक्त बैठे पता नहीं क्यों मुझे उसके बताए समर प्रोजेक्ट के किस्से का गड्ढे में गिरा वो बेबस हाथी कौंध उठा। इसे किसने गिराया?